मानुषी संवाद में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ मानुषी संवाद। फ्रेंड्स, हमारे देश में हर वक्त माहौल गरमाया रहता है, कोई ना कोई नया इशू जिसकी वजह से एकदम बवाल मच जाता है। वन आफ्टर अनदर, सम और द अदर इशू keeps us always on the boil, especially last few years. पर ये जो हमारे आसपास माहौल में क्या हो रहा है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस आर कंसर्न कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इज इट हेडिंग टुवर्ड्स अ थर्ड वर्ल्ड वॉर? एंड दैट टू बिकॉज ओपन थ्रेट्स हैव बीन गिवन। एक तरफ तो खत्म होता नहीं दिखता, रोज नई धमकियां दोनों तरफ से आ रही हैं। प्यूनिटिव मेजर्स जो अमेरिका ने और नेटो ने लिए, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। They're very draconian, and many of the punitive measures taken by US are also lawless, not just draconian. On the other side, now Putin has more than once let it be known कि वो डर नहीं रहा है, वर्ल्ड वॉर होता है, कुछ भी होता है, he is even ready for a nuclear war. To discuss these issues, I'm no security expert, but each one of us is concerned, A, what its impact will be on India, and B, are we really heading towards a nuclear war, a third world war in which nuclear weapons are likely or bound to be used? So, to discuss this, we have two distinguished guests. Major General Katoch. Welcome, General Sir. Pleasure to have you with us this evening. And also Pavan Choudary ji. He is a corporate honcho, but he takes a lot of interest in global issues because he's part of global business community. So उसके तहत इनको ये सब बातों की खोज खबर रखनी पड़ती है. So we have a military expert, and both of them have very distinguished careers behind them and ahead of them, and you will see them in our description, both their CVs and their distinguished careers. तो आप बताइए, let's start with you, General Saab. What do you think? Where are we headed? Madhu ji, बहुत शुक्रिया. Thank you so much. And to all your viewers, namaskar. Now, you see, the question basically is, will there be a third world war? Will it lead to a nuclear war? Now, before I get on to this, ये मैं समझता हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है और कब इस्तेमाल होते हैं इस प्रकार के हथियार. तो ये शुरुआत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, दे आर नॉट यूज्ड फॉर वॉर फाइटिंग. वॉर फाइटिंग के लिए हमारे पास कई हथियार हैं, लेकिन उनमें से न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स उसमें शामिल नहीं होते हैं. तो न्यूक्लियर वेपन्स तभी इस्तेमाल हो, या उसका रखने का फायदा ये होता है कि वो डेटरेंस के वेपन्स हैं. और ये डेटरेंस उस समय पर आता है जब कोई देश समझता है कि उसके पास और कोई लड़ने के लिए चारा नहीं है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा अगर वो ये अपने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा. So this is the first point which must be understood. Nuclear weapons are deterrents and they are not used per se for war fighting. ये मैं मानता हूँ कि दूसरे महायुद्ध में to close the war, the Second World War, an atom bomb each was destroyed at Hiroshima and Nagasaki. और उसके बाद भी काफ़ी टेंस सिचुएशन आए थे, लेकिन ये हथियार उस समय पर इस्तेमाल नहीं हुए. दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात आती है, तो इसका लाइक्लीहुड ऑफ यूज़ क्या है, या पॉसिबिलिटी क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है. सो व्हेन वी टॉक ऑफ पॉसिबिलिटी, yes, it is possible that the weapon can be used. But when we look at probability, the probability is very low because of mutual assured destruction. Because अगर आप ये इस प्रकार के हथियार इस्तेमाल करेंगे और आपका विरोधी भी इस प्रकार के हथियार करेगा, तो दोनों पार्टीज जो है वो खत्म हो जाएंगी. यही डिटरेंस का मतलब है, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. इसीलिए क्योंकि सबको मालूम है कि अगर ये हथियार इस्तेमाल होंगे
तो दोनों पार्टीज के लोग खत्म हो जाएंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूज बिकम्स वेरी वेरी लो। तो अभी नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज वेरी लो है तो इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं हम, इतने ये डिस्कशंस क्यों हो रही है? और उसका जवाब ये है, बिकॉज द इम्पैक्ट, दो द प्रोबेबिलिटी इज लो, even if that 0.001% probability comes into play, उसका दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही खतरनाक होगा। और जो सिविलाइजेशन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, उस प्रकार की सिविलाइजेशन जो हमने आज अभी इस समय पर है, ये खत्म हो जाएगी एंड द वर्ल्ड विल गो बैक टू द स्टोन एज, सो टू से। तो उसका जो इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है, इसीलिए बेशक प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उसके ऊपर ध्यान देना और उस प्रकार के एक्शन लेना कि इस प्रकार का युद्ध कभी ना हो, इसके ऊपर एक्शन तमाम देशों को, खास करके जो देश हैं उनके जिनके पास ये हथियार हैं, उनको रखना पड़ता है। With this background, now let me simply talk about the war which is taking place in Ukraine. अभी अगर आप इस लड़ाई की, इस युद्ध की अगर आप शुरुआत देखेंगे, तो मेरे अपने सोच विचार से ये युद्ध तो कभी शुरू होना ही नहीं चाहिए था। और इसको शुरू करने के लिए मैं समझता हूँ 3 पार्टीज हैं और तीनों ने इसमें गलतियां की हैं। सबसे पहले तो नेटो, जिसका मेन पार्टनर जो यूनाइटेड स्टेट्स भी नेटो का मेंबर है, ये मैं समझता हूँ नेटो की बहुत बड़ी भूल हुई कि जब सोवियत यूनियन खत्म हो चुका था, उस समय पर जो उन्होंने कमिटमेंट्स दी थी, वे बेशक वर्बल कमिटमेंट्स थी कि हम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे। जैसे ही नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू हो गया और वो चलता रहा जब तक ये यूक्रेन के पास पहुंच गए। और अभी जब यूक्रेन के ऊपर भी जब वो ऐसे लग रहा था कि वो नेटो के मेंबर बन जाएंगे, तो उसके बाद फिर रूस ने एक्शन ले लिया। सबसे पहले उन्होंने क्रिमिया को ले लिया, इसका मैं वजह बताऊंगा क्रिमिया क्यों लिया। और उसके बाद जो अभी आप जो देख रहे हैं, जो इस साल शुरू हुआ 2 महीने पहले, इसकी शुरुआत हो गई। तो द वन पार्टी, द गिल्टी पार्टी इज NATO and the United States. US is also a part of NATO, but they're a major player. The second guilty party is President Zelensky himself. Knowing fully well, जब उसको मालूम था कि इस प्रकार की हरकत को रूस कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो फिर भी अपने देश को उस रास्ते पे ले चला, जिससे कि जिस प्रकार से यूक्रेन था, वो देश काफी हद तक बर्बाद हो चुका है। और युद्ध जो अभी हो रहा है, ये मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध है। ये अमेरिका प्लस नेटो का युद्ध है रूस के विरुद्ध, और यूक्रेनियंस ये दो अमेरिका की तरफ लड़ रहे हैं। तो एक कहावत है कि नेटो विल फाइट द रशियंस टू द लास्ट यूक्रेनियन। ये मैं देखने को ये आगे देखने को मिल रहा है। और इसकी गलती मैं समझता हूं प्रेसिडेंट जेलेंस्की को लेना चाहिए। Or the third guilty party, the way I look at it, is President Putin himself, who haven't taken on this war. So we find three major players. All three are guilty, and I won't go into percentages कि कितना गिल्ट है, लेकिन मोटे तौर पर हम ये मान सकते हैं कि 1/3 तीनों को अगर बराबर ले लेंगे तो 99% तो यही निकल जाता है, और 1% ठीक है जो बाकी लोग जो आ जाते हैं वो इसके बीच में आ जाते हैं। So why the war started? Because 3 players miscalculated what is going to happen in future. 1. Number 2, अब मैं ये बताना चाहता हूं रूस के बेसिक इंटरेस्ट क्या हैं। अभी रूस के बेसिक इंटरेस्ट, कई लोग बोलते हैं कि रूस को टेरिटरी चाहिए, दे आर आफ्टर लैंड। देखिए, रूस को जमीन के ऊपर कोई मतलब नहीं है, उनके पास तो रशियन लैंड मास बहुत बड़ा है, और जमीन का टू से दे वांट टू कैप्चर लैंड, ये बात बिल्कुल गलत है। रशिया डज नॉट रिक्वायर मोर लैंड। तो रूस की जरूरत एक थी, दे डोंट हैव अ प्रॉपर सी बॉर्डर फॉर द वार्म वाटर्स ऑफ द अटलांटिक, द मेडिटेरेनियन एंड द अटलांटिक ओशन। उसके लिए सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी बहुत जरूरी हिस्सा बन जाता है। अभी ये भी कह सकते हैं लोग कि देखिए, रूस का जो नॉर्दर्न बाउंड्री है 13-14 हजार किलोमीटर उसके पास आर्कटिक कोस्ट है, लेकिन ये कोस्ट लाइन जो 13-14 हजार किलोमीटर की है, ये आमतौर पर पूरे साल नहीं खुला होता है,
और इट इज ओनली ओपन फॉर फ्यू मंथ्स इन ईयर, बाकी तो स्नो बाउंड है ये, तो नेवल शिप्स वहां पर जा नहीं सकती हैं। और जो ट्रेड रूट्स है वो सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी के रास्ते से वो जाते हैं मेडिटेरेनियन को, और वहां से टू द वार्म वाटर्स ऑफ द अटलांटिक एंड द रेस्ट ऑफ द वार्म वाटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इसीलिए ब्लैक सी जो है ये रूस के लिए एक जरूरी हिस्सा था, पीरियड। अभी ब्लैक सी के कनेक्शन सी ऑफ एजोव से है, और सी ऑफ एजोव का जो कनेक्शन है जो डॉनबास का रीजन है उसके साथ है। क्रिमिया जो था, जो क्रिमिया जो ब्लैक सी के ऊपर जो क्रिमिया है, दिस लैंड, इट्स अ लैंड टेरिटरी क्रिमिया, ये हमेशा रूस का ही था। लेकिन जब सोवियत यूनियन बना तो 1954 में द सोवियत प्रेसिडेंट, बिकॉज बोथ द कंट्रीज आर टुगेदर एज पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, दे सेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस इट विल बी लुक्ड आफ्टर बाय यूक्रेन। और यूक्रेन के जब सोवियत यूनियन टूट पड़ा तो उसके बाद भी क्रिमिया यूक्रेन के पास ही रहा। लेकिन जैसे ही रूस ने समझा कि उसके पास ब्लैक सी के रास्ते के ऊपर खतरा है तो उसने क्रिमिया के ऊपर एक्शन लेके वापस ले लिया। और मुझे अभी लगता है उसका मेन एम जो है पूरा डॉनबास को, सी ऑफ एजोव और जो लैंड रूट है क्रिमिया तक, ये पूरा जाके वो कंट्रोल कर लेगा। इसीलिए मारियोपोल के ऊपर भी इस समय पर लड़ाई हो रही है। रूस इससे पीछे नहीं हटने वाला है, बेशक अमेरिका या ब्रिटेन अपने स्टेटमेंट देते रहे। ये बेसिक टैक्टिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स है रूस के, जिसको लेने के बगैर वो हटेगा नहीं। शुरुआत में रूस ने समझा, और ये मैं समझता हूं उनकी तरफ से एक भूल हुई थी, कि वो थोड़ा सा प्रेशर लगाएगा कीव के ऊपर, जो उनका कैपिटल है, कैपिटल गिर जाएगा, वो जो उसका जो गवर्नमेंट है उसको चेंज कर देगा और युद्ध जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। वो हुआ नहीं। जेलेंस्की डट के लड़ता रहा, यूक्रेन के लोग लड़ते रहे, और इसीलिए जो पहले प्रेसिडेंट पुतिन चाहते थे वो हुआ नहीं। तो इस समय पर जो स्थिति है वो एक तरफ से मैं समझता हूं कि जो टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं रूस के, टू टेक डॉनबास रीजन, वो तकरीबन पूरा हो चुका है। टू टेक मारियोपोल, वो मुझे लगता हो गया है। और जो उसके की एरियाज हैं ब्लैक सी कोस्ट के ऊपर, वो उसको लेगा, और नेटो या बाकी देश इसको रोक नहीं सकेंगे। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि रूस जो है अपने आप सीज फायर डिक्लेयर कर देगा, और एक बार सीज फायर डिक्लेयर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये जो युद्ध है, अब बेशक बातें चलते रहेंगी, डिस्टर्बेंस चलता रहेगा, लेकिन एक तरफ से मैं ये समझूंगा कि सिचुएशन स्टेबिलिटी पर आ जाएगी। अभी आखिरी बात, और ये मैं बहुत जल्दी समाप्त करना चाहता हूं, इज इट लीडिंग टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर? द आंसर इज नो। ये यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट है, ये यूरोप में ही सहमत रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये तो समझदारों की बात है कि आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन इंसान जो है वो हमेशा गलती कर सकता है। और जो लीडर्स हैं अगर वो गलती करें और बेसिक चीजें नहीं समझें, और ये चीज बाहर ये हद से बाहर निकल गई, और रूस ने हमला कर दिया जो नेटो कंट्रीज हैं, जैसे कि पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया, तो पोलैंड एक नेटो देश के होने के नाते तमाम नेटो देश उसकी मदद के लिए आएंगे। तो एक तरफ से जो युद्ध जो है वो बढ़ जाएगा, रहेगा फिर भी यूरोपियन वॉर, लेकिन वो बढ़ जाएगा। और अगर यहां तक बढ़ गया कि न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल होंगे तो वो हो सकते हैं, और इस बेशक प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, लेकिन ये हो सकती है। इसीलिए मैं समझता हूं जो स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से आ रहे हैं, जैसे कि ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया कि ये युद्ध हम करते रहेंगे जब तक रूस को यूक्रेन से बाहर ढकेल देंगे, ये होने वाला नहीं है। और रूस बोल रहा है कि अगर जरूरत पड़े हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। तो मैं समझता हूं एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर होने के नाते रूस की तरफ से इस प्रकार के स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। So with this as the background, I'll stop now, and we can take this forward in the Q&A. Madhu ji. Madhu ji, you're on mute. असल में घंटी बज रही थी तो मैंने उस वक्त म्यूट कर दिया ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना आए। हाँ, मेरे दिमाग में दो पॉइंट्स आए। एक तो आपने कहा कि 33% प्रोपोर्शन में इनके सारम के दोष हैं,
यूएस का, नेटो का, नहीं, यूएस नेटो का 33%, 33% यूक्रेन के प्रेसिडेंट का जेलेंस्की का, और 33% आपने कहा रशिया का। पर क्या ऑप्शन थी रशिया के पास या पुतिन के पास अगर वो न करता? Was there another option? And my second question is totally out of this, world of security and warfare, military warfare. When you talked about the likelihood, if in the event that nuclear weapons are used, you said, फिर तो स्टोन एज आ जाएगा दोबारा से, और the earth as we know it will not be the same again. पर हमारे, अगर आप हिंदू माइंडसेट से सोचें, तो कहते हैं ना कि कलयुग, घोर कलयुग में हम अभी जी रहे हैं, और कलयुग का अंत तो होना ही है, और कलयुग के बाद फिर एक नया साइकिल शुरू होगा सतयुग का या जो भी। तो इट मे नॉट बी अ बैड आइडिया एक्चुअली। आई एम नॉट वेरी हैप्पी इन द वर्ल्ड आई एम लिविंग, ऑनेस्टली। बहुत ही घोर अंधेर का दुनिया में जी रहे हैं। एंड हालांकि बहुत प्रिटेंस है, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये वो नौटंकी, मटेरियल वेलबींग वगैरह वगैरह, बट इट्स एन अगली वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। और सत्यमेव जयते की बजाय यहाँ तो गुंडों का और बारबेरियंस का ही बोलबाला रहा है, no matter how sophisticated they look. Yeah, I know one is totally, talking No, the no, language. क्या बोलते हैं? I'll be happy to take on both these questions. Shall I do it now? Yeah, okay. Yes, of course. The first question is, did Russia have an option? I think yes. Actually, this right from the time they took Crimea in 2014, which I think was a justified step, they should have made it very clear to President Zelensky, who had taken over, that this sort of activity will not be condoned. Now, from the Russian side, I feel that the shaping of the information environment has been very poor since 2014. Madhuji, you will be surprised. Did you know what was happening in Russia from 2014 to 2022 before the conflict broke out? The truth is, none of us knew. I, as a military analyst, also did not know. But I also did not know that in the Donbas region, Zelensky's troops were fighting the Russians there, and over 30,000 people have been killed. They were bombed. They were hit by artillery. Now, all that didn't come into the news. अब जाके युद्ध जो शुरू हुआ है, तो नेटो की तरफ से बोल रहे बमबारी हो रही है, 3 लोग इधर मर गए, 4 लोग इधर मर गए. I think the Russians have been very cautious in ensuring that damage has been limited. वो उस प्रकार से युद्ध नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से जेलेंस्की ने किया. लेकिन मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट पुतिन, स्पेशली रशिया, दे कुड हैव डन अ बेटर जॉब. एक परसेप्शन मैनेजमेंट का पूरी दुनिया को सेंसिटाइज कर देते कि देखिए, इस प्रकार से आप जाओगे तो ये रास्ता सही नहीं है और हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे. तो वो हुआ नहीं. एंड आई थिंक perhaps that has been a weakness of the Russians' policy of shaping the information environment. अभी देखिए, जब कलियुग की बात आ रही है, तो we don't really have to destroy the world कि भाई कलियुग है तो इसको युग को खत्म करने के लिए डिस्ट्रक्शन की जरूरत है. मुझे लगता नहीं है डिस्ट्रक्शन की जरूरत है. I think the 10th avatar has to come. Shri Krishna has to come again. Kalki. And he will come. Kalki will come. At an appropriate time. तो महाभारत तो फिर भी हुआ. कृष्ण के चलते भी महाभारत हुआ. कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ. मानते हैं, लेकिन देखिए, जब महाभारत भी हुआ तब भी कृष्ण ने वो एक प्रोपोजिशन दिया था उनको कि देखिए, युद्ध मत करिए, सिर्फ 5 गांव चाहिए हमें. हाँ. एक पहाड़ का उन्होंने एक छोटा सा हिस्सा मांगा, बहुत ही छोटा, which was insignificant. When injustice went to such a level कि उसको देने के लिए भी तैयार नहीं थे, तब जाके ये महायुद्ध हुआ. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये महायुद्ध आगे भी होगा. और जब when the 10th avatar comes, we don't know what is going to happen. I have a great belief as far as ये जो हमारे धर्म है, हमारे जो scriptures है, because ultimately कृष्णा भी गीता में यही बात द्वारा वो उन्होंने दोहराई है कि whenever evil spreads in this world, I will come.
my Sanskrit is not very जब good, so धर्म I की won't use the बहुत exact word. ग्लानि हो जाती है, Yeah, तो not मैं आ evil. जाऊंगा उधर. हाँ, हाँ, When मैं I evil will spreads, appear I will again. come. I will come, and I will come again and again and again. So that is the message of the Gita. So I really think that when I look at it from the spiritual and the scriptural aspect, I think yes, the time will come when the Lord Himself will come. भगवान श्री कृष्ण खुद आएंगे और जो इनजस्टिस है उसको एलिमिनेट करने के लिए वो खुद उनको मुझे लगता है आना पड़ेगा. मधु जी. जी, तो उस लिहाज से मैं अगर कहूँ तो जैसे आप बता रहे थे, पांडवों ने कहा जब 5 गांव दे दो और बाकी सब रख लो, वो भी नहीं माने. तो उसी लिहाज से पुतिन ने भले ही 5 गांव न मांगे हो, उसने यही कहा था ना, ये टेरिटरी छोड़ दो, बाकी तो तुमने नेटो ने अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया है, बट नाउ दैट्स द लिमिट, डोंट स्ट्रेच इट टू फार. एंड यूएस, ये जो ग्लोबल पुलिसमैन का रोल, सेल्फ अपॉइंटेड ग्लोबल पुलिसमैन, पवन जी, what do you make of this obsession of America? Don't you think as a business person involved in corporate money making empires, you understand that world well. अब ये बताइए, अमेरिका के पास सब दुनिया की नियामतें हैं, लैंड मास है, मिनरल्स हैं, खेती के लिए बेहद उपजाऊ जमीन है, बहुत सारी, कोई चीज ऐसी नहीं है जो उनके पास नहीं है. और साइंस है, इंडस्ट्री है, मतलब कुछ भी है जो नहीं है. फिर भी घूमते फिरते हैं दुनिया भर में, कभी यहाँ बॉम्ब फेंकते हैं, कभी वहां दुश्मनी लेते हैं. आई मीन लुक एट व्हाट दे डिड टू सो मेनी कंट्रीज. इराक को स्टोन एज में ले गए, अफगानिस्तान स्टोन एज में ले गए. ये क्या पागलपन है? दे आर नॉट इवन helping themselves. Do you think it is helping America in any which way? And what is your assessment of the likelihood of a third world? So let me begin with the second part, Madhuji. The likelihood of a third world war can go on two prongs. One is more countries become involved in this war. Right now, if you zoom in, it is a fight between Russia and Ukraine. But if you zoom out, other countries are also taking sides. So it should not be that they start participating physically in the war with troops, etc. So उसकी संभावना जो है दूसरी कंट्रीज की इनएडवर्टेंट एंट्री की, वो कोई भी टेक्नोलॉजिकल फेलियर के कारण हो सकती है. जैसे अगर 2015 में आपको याद हो, when Russian bombers violated Turkish airspace and a Russian bomber was shot down, वो उनकी सुलह हो गई, लेकिन और उसको एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट मान लिया नेटो ने भी. लेकिन इस तरह से भी कई बार चिंगारी नेबरहुड में पहुंच जाती है वॉर की. तो ये तो हो गया इनएडवर्टेंट वॉर का एस्केलेशन. जो दूसरा पॉइंट है वो है न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, और उसके लिए हमें ये देखना होगा कि क्या प्यूटिन खुद ही न्यूक्लियर बटन प्रेस कर सकते हैं, और दूसरा अगर नहीं तो उनके दिमाग में और क्या है. सो रिटेलिएटरी स्ट्राइक में प्यूटिन को अपने जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है और डिफेंस मिनिस्टर है उनसे कंसल्ट करना जरूरी है. फर्स्ट स्ट्राइक में भी उनको इन दोनों से कंसल्ट करना जरूरी है, और इनके पास वीटो पावर भी है. लेकिन प्यूटिन लास्ट मोमेंट पे इनको निकाल सकते हैं, इनको हटा सकते हैं, जिससे अपना ही डिसीजन ले ले. बट मेरे विचार में जो श्रृंखला है स्ट्रेटेजिक मूव्स की जो प्यूटिन ने किए हैं या हुए हैं, उसमें प्यूटिन का ये मंशा नहीं है कि वो एक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दे. उन्होंने फरवरी 27 को he said that we
our nuclear forces, deterrent forces are ready. We are putting them on high alert. He did not mean the strategic forces. Strategic forces mean long range, high yield. Tactical forces mean short range, low yield. वो अपनी short range और low yield की बात कर रहे थे, क्योंकि रशियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन में टेलर्ड डैमेज का कॉन्सेप्ट है। और उनका वो कॉन्सेप्ट कहां से आता है कि उन्होंने कहा है दैट इन केस देयर इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इवन इन अ कन्वेंशनल वॉर, रशिया कैन यूज nuclear arms. And tailored damage, how do we know that those arms which he may be planning to use are not the large strategic arms? Because there is another clause in his doctrine which says कि ये जो de-escalation का भी एक मेथड होगा। de-escalation का मेथड है कि वो कहते हैं कि अगर हमने न्यूक्लियर शेल गिरा दिया, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब, बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराया 300 या 500 टन का जो पूरी एक सिटी को वाइप ऑफ कर सकता है, लेकिन हमने न्यूक्लियर शेल गिरा दिया जो 1 से 50 किलो टन तक हो सकता है, तो उससे दूसरी पार्टी को यह पता चल जाएगा कि हम ब्लफ नहीं कर रहे। और जब उनको यह पता चल जाएगा कि हम ब्लफ नहीं कर रहे, तो वो ऑटोमेटिकली सब चीज को सबसाइड होने की चांस बनेगा। सो मेरा जो अध्ययन है वो ये कहता है कि प्यूटिन इस टैक्टिकल टेलर्ड डैमेज की बात कर रहे हैं। उनके पास 2000 स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स हैं, 2600, लेकिन उनके पास 2000 नॉन स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स भी हैं। और 1987 में एक बहुत बड़ी ट्रीटी हुई इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस की। इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस का मतलब है कि जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, दोनों ही पार्टीज ने देखा, वेस्ट ने और रशिया ने, कि यूरोप में ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भर गई हैं। तो ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स क्यों ज्यादा खतरनाक हैं? क्योंकि ये टाइम कम देती हैं रिस्पॉन्ड करने का। वैसे तो एक आईसीबीएम आपको 20 से 30 मिनट का टाइम देती है रिस्पॉन्ड करने का, जिसमें आप सोच भी सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो कि गलत तो नहीं है, कहीं फॉल्स अलार्म तो नहीं आ गया। लेकिन ये जो शॉर्ट रेंज थी, ये सबसे ज्यादा खतरनाक थी। जो 1987 में जब शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को वाइप ऑफ करने की बात हुई, तो दोनों ही रशिया ने और यूएस ने, दोनों ने वाइप ऑफ कर दी। लेकिन उसके बाद 2000 से अभी तक रशिया ने has again made these short range missiles. These short range missiles and low yield missiles somewhere tell us Putin's mind, that Putin is going to give, if pushed to the wall, is going to give a credible threat which will not bring a nuclear winter or not devastate the planet, but will tell the other party that he is serious. ब्रिंकमैनशिप का गेम भी अभी चल रहा है। प्यूटिन की जो अग्रेशन है वो कहीं पर वीकनेस से भी आ रहा है, क्योंकि प्यूटिन ये समझते हैं दैट मिलिटरीली ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज यूएस और द वेस्ट, बट न्यूक्लियर, टेकिंग ग्रेटर लिबर्टी ऑन न्यूक्लियर थ्रेट gives him a disproportionate advantage, which is what he is doing. And जैसे कैनेडी ने बोला था कि don't make a nuclear power choose between a humiliating retreat or a nuclear war. इसके बारे में अमेरिका का जो आप बात कर रहे थे, अमेरिका में इसमें श्योरली इसमें कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक मूव्स भी उन्होंने किए हैं जो उनके हित में है, विश्व के हित में भले ही ना हो। जो INF-3T का एक और पॉइंट भी आप देखेंगे, अभी पिछले हफ्ते उन्होंने इस्कंदर मिसाइल लॉन्च करी। इस्कंदर तो बहुत छोटे रेंज की मिसाइल है, वो तो अमेरिका तक पहुंच नहीं सकती। वो मिसाइल वो ही कह रही है कि छोटे बम न्यूक्लियर शेलिंग करेंगे हम,
उनके पास इस तरह के आर्टिलरी गन्स भी हैं जो छोटे न्यूक्लियर बम्स को आगे भेज सकते हैं। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के विजन में थ्रेट देना कारगर भी सिद्ध होता है और सॉरी और उसके कारण नुकसान भी होता है। कई बार थ्रेट्स आप देते जाते हैं तो आपका काम होता जाता है, लेकिन काउंटर बैलेंसिंग फोर्सेस, जब आप थ्रेट देते जाते हैं तो काउंटर बैलेंसिंग फोर्सेस आने लगती है। जैसे ख्रुश्चेव के बारे में अभी बीच में एक बार प्यूटिन ने मजाक किया था कि ख्रुश्चेव ने जब पोडियम पर, लेक्टर्न पर अपने जूते से मार के बोला कि मैं ऐसा करूंगा, तो वेस्ट ने सोचा कि ये तो आधा सिरफिरा है, ये न्यूक्लियर अटैक कर देगा, और जिसके कारण रशिया को फायदा हुआ। आज प्यूटिन की जो विल है उसके कारण वो अपने से बड़े पावर्स को झुका रहे हैं, लेकिन ये झुकाना और ये ब्रिंकमैनशिप का अर्थ आप जानती हैं कि दूसरे ओपोनेंट को प्रेसिपिस पे ले जाना और उसको जकड़ लेना और उसको बोलना मैं भी मरूंगा और तुम्हें भी मारूंगा, मैं भी कूदता हूं, मैं भी मरूंगा और तुम भी मरोगे। ये ब्रिंकमैनशिप भी वीकर प्लेयर ही लेके आता है, और ये वीकर प्लेयर अभी तक डोमिनेट कर रहा है। अभी काउंटर फोर्सेस जनरेट होंगी। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो टेलर डैमेज और डी एस्केलेशन ऑफ न्यूक्लियर स्ट्राइक है, जो छोटी स्ट्राइक से ये कहते हैं हम वॉर को डी एस्केलेट करेंगे, अगर ये कारगर हुआ तो वर्ल्ड वॉर की फिर संभावना कम है, क्योंकि डी एस्केलेशन हो जाएगा या और किसी कारण से डी एस्केलेशन हो जाएगा। बट आई वुड लाइक टू से दैट अ पेसिमिस्ट सेज अ न्यूक्लियर वॉर इज इनएविटेबल। जो उदासीन सोच रखते हैं वो कहते हैं न्यूक्लियर वॉर अपरिहार्य है। एन ऑप्टिमिस्ट सेज, जो ब्राइट सोच रखते हैं, an optimist says nuclear war is impossible. Pessimist says nuclear war is inevitable. Optimist says nuclear war is impossible. But a realist says a nuclear war is only impossible if you make is inevitable unless you make it impossible. A nuclear war is inevitable unless you make it impossible. So हमारे जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं और जो एडवाइजर्स हैं, उन सबको ये सोचना चाहिए कि डी एस्केलेशन का और कोई मेथड भी हो सकता है क्या, कि वो ही मेथड है जो प्यूटिन सोच रहे हैं और हम वेस्ट उनको धक्का दिए जा रहा है। सैंक्शन जब भी लगाते हैं, आप देखिए हर सैंक्शन के बाद प्यूटिन उत्तर देते हैं। आपने 2008 में सैंक्शन लगाए, उत्तर आया। आपने फिर 2011 में सैंक्शन लगाए, 2014 में एनेक्स कर दिया इन्होंने क्रीमिया। आपने ओबामा गए 2008 में और उन्होंने बोला कि हम एस्टोनिया को सपोर्ट करेंगे और एस्टोनिया को यूएसएसआर के अगेंस्ट सपोर्ट करेंगे। अगले दिन उनके सिक्योरिटी ऑफिसर को किडनैप कर लिया गया और उनको 9 महीने जेल में रखा गया एस्टोनिया के। सो हमें ये देखना है कि प्यूटिन को हम इतना पुश ना कर दें कि वो ये करने के लिए बाध्य हो जाए। इसकी जगह और हमें डी एस्केलेशन पॉइंट्स निकालने चाहिए। और मैं समय लूंगा, अगर आप इजाजत देंगी तो आपका पॉइंट अमेरिका वाला उत्तर करूंगा, बट आई डू नॉट वांट टू मोनोपोलाइज द कन्वर्सेशन। नहीं, मोनोपोलाइज नहीं। द कन्वर्सेशन इज सपोज्ड टू बी मोनोपोलाइज्ड बाय बोथ ऑफ यू, so it's not a question of you monopolizing, but वो जो मेरा सवाल था, अमेरिका की सिरफिरी पॉलिटिक्स जो है, you know, where politics is in command. A lot of people think that America goes out into the world because it's economically good for them. ऐसा my common sense view tells me
they harm themselves. If they didn't play this global military superpower, global policeman role, actually they would be the most prosperous society. They've got everything going for them. क्यों ये पागलपन है इनको? This power lust, which actually militates even against their own economic interests and their own security interests, because it's one of the most secure countries. It doesn't have a border sharing with any dangerous country. तो बताइए जरा हमें, Pavan ji, you wanted to come on this, please do, and then Yeah, I will take yeah, General Saab, who will yeah, also answer, some of the points you raised, because your assessments are somewhat different. So I yeah. would like General Saab to come back. But tell me about this American obsession with power, playing global policeman. Yeah. So, first of all, morally, I do not at all resonate with the Americans. I feel that there should be a scope for white power. But Americans think that black power is far more potent than white power. जो White versus black, you mean military versus economic? नहीं, व्हाइट हाँ, वर्सेस ब्लैक मतलब मॉरल पावर है, व्हाइट लोगों की पावर, की संस्कारों की पावर, वैल्यू सिस्टम की पावर। उसको white तो रेसिस्ट है ना वोकैबुलरी है, मत बोलिए, उसको व्हाइट नहीं बोलते, आप कहते हैं मॉरल पावर। और मॉरल पावर बोलो। मॉरल पावर, और उनकी है इमोरल पावर। वो कहते हैं इमोरल पावर ज्यादा पावरफुल है भी। है भी। अब मैकेवेली कहता है कि गुड पर्सन, or let me say good country, does not have a chance in the world among so many bad guys. So America says we will be the worst guy, then we have a very good chance. We say जो बोलेंगे सो करेंगे, सत्य, हम सत्य के प्रेमी हैं और उस तरह से हम चलने की कोशिश करते हैं। मैकेवेली कहता है yesterday's promise was yesterday's necessity, breaking it today is today's necessity. अमेरिका ये करता है। सो अमेरिका बहुत ही रियल पॉलिटिक और रियलिस्ट देश है, मुझे जबकि तो पगलैट लगते हैं। क्या लगते हैं? You call them realist? I really think they're crackpots. Honestly, I don't see any sense in it. मेरी But we'll मेरी come to that. You या finish. नहीं, But I'll come to why I think they are paglet. if I look at it from your lens and I know what focal length you are using, and my personal focal length also may be that only, but I am right now speaking from my understanding as a student of geopolitics. So अमेरिका अभी तक कोई भी ग्रेट गेम की वॉर नहीं हारा। वियतनाम में हारा होगा, कोरिया में हारा होगा, लेकिन अफगानिस्तान में हारा होगा। ग्रेट गेम नहीं है मैडम। ग्रेट पावर्स के साथ जो कॉन्टेस्ट है वो अमेरिका जीतता है। जर्मनी के साथ जीता, जापान के साथ जीता, रशिया के साथ जीता। और वो क्या करता है आज, अगर हम सोचें कि ये एक बहुत बड़ी गलती कर दी बाइडेन ने, कि बाइडेन ने ये वॉर शुरू कर दी, बहुत बड़ी गलती है। ऑफ कोर्स विश्व के नजरिए से बहुत बड़ी गलती है, लेकिन बाइडेन के नजरिए से ये वॉर गलती नहीं है। बाइडेन इस वॉर के थ्रू उस पहलवान को अखाड़े में ले आया है जो लड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो कौन है? यूरोप लड़ने के लिए तैयार नहीं था अगेंस्ट चाइना, जो ग्रेट पावर है आज। उसके साथ इनको अकेले जूझना पड़ रहा था और यूरोप और चाइना के बीच में ट्रेड बढ़ रहा था। तो ये जो चिंगारी यूरोप की चार दीवारी पे लगा दी इन्होंने, इसमें यूरोप एंगेज हो गया, उसको होना पड़ा, बाध्य कर दिया। अब
अमेरिका के पास चाइना को हैंडल करने के लिए ब्रीदिंग स्पेस आ गई। सो ये ग्रेट गेम है, ये ग्रेट गेम के हिसाब से अमेरिका खेल रहा है। तो इस गेम के दो ही ये जो वॉर हुई है, इससे दो ही कंट्रीज को मैक्सिमम फायदा है। एक है अमेरिका से, तो दूसरा है चाइना को, और तीसरा होगा उन कंट्रीज को जिनके लीडर्स इतनी सूझबूझ रखें कि वो इतिहास को भी समझ ले और भविष्य को भी भाप ले। जैसे हमारे मोदी साहब ने भी इस एरिया में बहुत लर्निंग करी है। एक आपके टीवी शो पे मैं बता चुका हूं कि उनकी जियोपॉलिटिकल लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पिछले 7 साल में बहुत बड़ी है, जो नहीं थी उतनी अच्छी, आज बहुत अच्छी उन्होंने इसमें इजाफा हुआ है। बट मेन विनर्स हैं चाइना और यूएस। सो यूएस का ये नजरिया है बहुत ही लेट मी से ओवर प्रैग्मेटिक नजरिया है उनका। वो कहते हैं कि यू शुड डोंट डू व्हाट यूएस सेज, डू व्हाट इट डज। और इस तरह से मैं समझता हूं यूएस को कि यूएस ग्रेट गेम खेल रहा है वो, और उसने इस वॉर के थ्रू कुछ एडवांटेजेस जरूर लिए हैं। एट द सेम टाइम अभी उसको मालूम नहीं है कि प्यूटिन का अगला मूव क्या होगा। प्यूटिन का अगला मूव से उसको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। मधु जी। Okay, General Saab, I really liked one phrase that Pavan ji used, which was that Second World War, or Third World War, any such cataclysmic event is inevitable unless you make it impossible. You build safeguards too. I think that's a very smart way to look at futurism, to look ahead and say what's likely to happen, what should we be prepared for. But tell me, you think America is actually playing a smart game with its Danda Marka global policeman role that it applies? अभी क्या जरूरत थी इनकी? अच्छे भला सोवियत यूनियन शांति बैठा था. It's not in an expansionist mode. All it wanted was securing its own geopolitical interests. कहीं भी अमेरिका को थ्रेटन नहीं कर रहे, कहीं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहे. क्या इनको तकलीफ हुई कि उठ खड़े हुए उसको तंग करने के लिए, नीडलिंग प्यूटन, एंड दे ड्रोव हिम टू द वॉल. व्हाई डिड दे डू दैट? और हाल ही में जब ये बाइडन, इसको पता नहीं कौन प्रेसिडेंट कहेगा, मुझे तो वॉकिंग टॉकिंग कैडेवर लगता है, कैडेवर. He doesn't look like he's fully alive and alert. But the point is, अभी अफगानिस्तान से तालिबान से पिट के आए. अब आप बताइए, इतनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट आपने झेली, फिर आप यहाँ पे क्यों उलझ गए? जरा मुझे समझाइए. Madhu ji, I'll take this on first, and there are certain points which I want to also talk about जो पवन जी ने बात की है, जहाँ पर मेरी व्यू जो है वो हल्की सी अलग है. Now, when we are looking, जब आप अमेरिका की बात कर रहे हैं and why they have done what they have done, तो एक चीज मैं पवन जी से के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि one of the objectives which they have achieved is Europe has now come into the war. अभी देखिए, यूरोप की जो सिक्योरिटी है वो गारंटी की थी अमेरिका ने. एक्सपेंसेस अमेरिका पे कर रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूरोप की हो रही थी, और यूरोपियन यूनियन का जो पर्सनल एक्सपेंडिचर होता था डिफेंस के ऊपर वो बहुत कम था. और it is not just President Biden, even earlier President Trump had told Europe, listen, you also have to foot the bill. America cannot carry that burden forever. Now लोगों को ये समझ आया कि ये यूरोपियन यूनियन को तोड़ना चाहता है, वो बात नहीं थी. I think the basic aim was to tell the European Union they must share the bill. Now with this coming in, Germany has doubled its defense expenditure and so will the other countries. और देखिए हथियार कहाँ से खरीदेंगे? ये ज्यादा करके जो हथियारों की जो परचेस होगी वो यूनाइटेड स्टेट्स से होगी. And the United States, the arms industry, which really controls the major part of American politics, is getting a great boost. It's $1 trillion industry.
So when you are looking at the money angle, well, America will make money. अमेरिका ने कहा है कि हम ये एड दे रहे हैं when they gave aid to Afghanistan for 20 years. Please break down that aid of 20 years. पैसा किस में गया? पैसा गया डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर. वो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाले कौन थे? कंट्रैक्टर्स थे. वो कंट्रैक्टर्स कौन थे? अमेरिका के थे. So American money went to Afghanistan, which was taken back by the Americans. Right? They made huge profits. Let us be very straight about it. America doesn't worry about losing these small little battles about Afghanistan. They have got the larger strategic picture. Their strategic picture is they want to maintain their status quo as the unipolar power in the world. Now, रूस के साथ उनकी चैलेंज नहीं थी. चैलेंज उनकी चीन के साथ है. और ये मैं समझता हूं कि he has made a strategic blunder by going after Russia. He had no need to do so. In my view, after 10 to 15 years, if he cannot contain China, then this will be viewed as a blunder. One. दूसरा point, बात करते हैं hard black power and white power. I will use a slightly different terminology. Let us call it hard power and soft power. And hard power, I'm talking about military power and coercive tactics, जो अमेरिका करता जा रहा है. And soft power is that cultural aspect, that the moral argument, etc. Now, America, when they use the soft power, the moral argument, they try to say that they are looking after democracy, they are looking after the rights, they are looking after human rights, whereas in actuality, they are the first to destroy those very fundamental rights. They destroyed those rights for the Iraqi people, and for many parts of the world. But they will still preach to India, which is why I'm very glad the External Affairs Minister told them, no more preaching, please. India knows what it has to do. That is a very straight answer. Ki we don't accept we don't accept the fact that what is good for America will be good for India too. Please remember what Nelson Mandela once, on his visit to the United States, he told the Americans when they asked him, why are you supporting certain dictatorships? और नेल्सन मंडेला का जवाब था कि अमेरिका सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो समझता है कि जो उसके दुश्मन है वो हमारे भी दुश्मन होना चाहिए. The words of Nelson Mandela, these are not my words. Very, very correctly put. America's enemies do not have to be India's enemies or anybody else's enemies. I think America must get that point straight. So when we are looking at hard power and soft power, I think what we need to transit to is smart power. How can we utilize power in such a manner to achieve our objectives at minimum cost? I don't think the Americans have used smart power when it comes to Afghanistan. I don't think they have used smart power when it even comes to Ukraine. It could have been handled in a much better way, because मेरी अपनी समझ में the basic challenge is not Russia. It remains China, and it remains China in the Indo-Pacific and in the South China Sea. और उसको कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूं कि ये जो यूक्रेन में लड़ाई जो हुई है, ये मैं समझता हूं it was quite an unnecessary effort. It was not required. The third point, यहाँ पर मैं थोड़ा सा I have a different opinion totally with the Pavan ji, basically on nuclear weapons. You see, I do not believe there is anything called a tactical nuclear weapon. एक न्यूक्लियर वेपन जो शॉर्ट रेंज का मतलब 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की रेंज है, इट इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन. इफ इट्स अ 20 kT वेपन, इट इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन. लोग मुझे बोलते हैं कि पाकिस्तान के बाद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं जो बैटलफील्ड में इस्तेमाल होंगे, वेरी शॉर्ट रेंज, 1 kT, 2 kT, 5 kT. I said no. A nuclear weapon by nature is a strategic weapon. It will invite a strategic response. So if anybody goes down the path of a nuclear weapon, there will be a nuclear response. It will be impossible to stop the escalation. And once it continues that way, well, then it is the fastest fingers first, जो अमिताभ बच्चन का शो है, दबाओ और उसको पहले खत्म करो, उससे पहले कि वो हमको खत्म कर दे. That fear will be there. And in the process, we will all destroy ourselves. So I think that lesson must be remembered. We cannot start saying, okay, 10 kT या 20 kT न्यूक्लियर बॉम्ब जो हिरोशिमा में फेंका वो एक्सेप्टेबल है. नहीं भाई साहब, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. नो न्यूक्लियर वेपन इज एक्सेप्टेबल. और अभी मैं भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करता हूं. भारत ने साफ कह दिया है
any threat, any use of nuclear force against India will be retaliated by the strongest possible measures. ये नहीं कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक 20 kT बॉम्ब फेंका, हम 20 kT फेंकेंगे. They put 20 kts, we will destroy Pakistan, period. Everything. If China does it, we will do the same to them. तो वो कहेंगे आप भी destroy हो जाएगी. I said that is deterrence. We cannot allow this to happen. We cannot say this is acceptable. It is not acceptable. So in nuclear terminology, there is no such thing as a tactical weapon. They are all strategic weapons, which is why I think the world must be very, very cautious on its use. There's one last point which I want to give about President Biden. It is not part of the question, लेकिन मैं समझता हूँ ये देना इस समय पर जरूरी है. देखिए, जब क्राइसिस हुई थी यूएस और द क्यूबन क्राइसिस, जब हुई थी, जब यूएस के प्रेसिडेंट थे कैनेडी और रूस के थे क्रुश्चेव. Khrushchev was an old man. Kennedy was young. He was dynamic. And that time, Khrushchev was in a dilemma. He said, how do I negotiate with a man who's younger than my son? But remember, Kennedy had the energy. Khrushchev was an old man. Today, you are looking at a reverse situation. Putin has got the energy. Biden is an old man. He's 80 years old. Decrepit. Right? Yeah. So I think we have to get, these things also matter. The reverse is taking place today. What happened in the Cuban crisis? A reverse play is taking out. जो मैं देखता हूँ कि you are looking at a very young and dynamic and physically fit Putin taking on a very old, dysfunctional President Biden. Okay, they may have the advisors, but ultimately power तो आदमी के हाथ में, on the basic leader उसके हाथ में है. So I think it is very important that all the world leaders go towards de-escalation now. We cannot wait to say, okay, जब पहला 20 kT bomb फेंक देंगे, then we'll talk. No, we will ensure that the lowest yield tactical nuclear weapon which is held by Russia is not used. Because if that is used, then we do not know what will happen in the future. वो हम बोल सकते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो स्थिति जो पैदा होगी वो बहुत खतरनाक होगी और उस दिशा पर हमको नहीं चलना चाहिए. मधु जी. Yeah, I fully agree with you. But when you have somebody who really appears mentally challenged, Biden, as president of the largest and the most vibrant democracy in the world, you wonder whether it is actually a functioning democracy. This has to be serious fault lines if a man like him can come to the top. But more importantly, forget Biden. Even when it had very smart presidents, very young presidents, there's a consistent pattern in the way America has behaved. Firstly, its love for tin pot dictators. It claims to want to spread democracy, पर एक देश है जिसमें वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वो है हिंदुस्तान, जिसने इंपोर्ट नहीं जिसे करनी पड़ी, जिसने अपने बलबूते पे अपनी डेमोक्रेसी को जितनी भी फ्लॉड है पर है तो, और उनके हजम ही नहीं होती है. हर वक्त दे आर टेकिंग पॉट शॉट्स एट अस एंड दे एनी डे प्रेफर पाकिस्तान. Now, how do you explain this very irrational choice? You at least choose your friends carefully. And if China is indeed their enemy, as if China containment ought to be their strategic goal, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो उसमें पार्टनरशिप इंडिया की बनती है. फिर भी वो नहीं करते हैं. ये क्या है? और दूसरी तरफ जो रशिया शांति से बैठा था अपना कंटेन्ड, ज्यादा शोर भी नहीं मचा रहा था. Even ideological शोर it has stopped. Gone are the days of Russian attempt to spread communism, this that. वो खत्म हो चुका है दौर. अब तो वो कोई ideological challenge नहीं है, वो कोई military challenge नहीं है, वो कोई economic power का challenge नहीं है. फिर भी इनके पीछे पड़ गए. ये क्या crackpot decisions है मेरे I mean, I'm talking like a lay person. Unlike you, I don't have any expertise, but please explain this. This is for Pavan or for me? You come up with, because this has come from what you said, and I'll pose the same question to Pavan. Right. Now, you see, the way I look at it is really,
America has never worried about democracy. America has never worried about human rights. America has worried about what is its self-interest. So when we go back to 1971 and the genocide which took place of the Bengali people, America sided with the country and the West also. So when I'm talking about America, please include Western Europe into this. Yeah. They sided with the people who were carrying out a genocide, and they pressurized. They wanted to put pressure on India by sending the Seventh Fleet. Yeah. So you see, America hasn't really worried about human rights and all that. नहीं, पर ये But अकल they की will बात use, है. but they Is use it- no, but they use is human it rights pure now political to wisdom? beat India with. So they use it as a Why tool do to they want to beat countries. India? Because General at साहब, some that is point, the question I'm trying to get no. at. So I हमने want to. क्या तुम्हारा Yes. बिगाड़ा है जो हर वक्त हमारे पीछे पड़े हुए हो? हम तो Indians mostly are favorable towards America. We don't, even as migrants, we don't create trouble. We are big asset for Americans, unlike Pakistanis. There's nothing we do wrong for them. क्या इनको तकलीफ क्या हमारे? No, I will answer that because that is the way I've looked. You see, people to people relationship between the people of India and America is very friendly. I think, when you look at the common Indian, the goodwill which they have for America is tremendous. So there, I've got no doubts about the goodwill which exists And for misplaced. but when we are looking at real politics, you see, America doesn't look at India as a power which can sort of, which is a nice power and which is good and all that. They look at it as a future competitor. So they would like India to rise, but only up to a certain level. And they are very conscious of the fact, including Britain was very conscious of the fact that if this country gets together and becomes a powerful country, it will challenge us. Now, we will not challenge them as a competitor per se, but they feel very threatened. If India becomes economically viable and technologically powerful, who will buy their weapons? Who will buy their goods? Because India can produce everything. India is a competitor. And while they are prepared to support you, they are prepared to support you only so long as you are subservient to their interests, not their equals. And I think this is something which we need to understand. So we have to get out of this. Too many Indians also try to follow that subservient mindset. No, and I think now today India's foreign policy, led by the Prime Minister and by the External Affairs Minister, has changed mindsets. Today Indians aren't thinking the way our forefathers used to think. It's a different world. And I'm glad India is thinking that way. Corporate India is thinking that way, that we are the best. And when corporate India and when the people of India say we are the best, I don't think they are bragging about it. They are simply speaking the truth. We are the best. We have been shy of saying so. We have been shy of exerting ourselves to our full potential. And I think we need to break out of that mold and say, listen, we are there. We are the best, and we will achieve what we have to achieve. That is the way I've looked at it. And just a thought process. Whether we are the best or not, we're certainly not so immoral as these superpowers, or as America tends to be. I don't know in what way we can call ourselves the best. अभी वो दिन नहीं आएंगे अगर हम steadily उस course पे चले. But Pavan ji, I want to come to you. Now, the point that some very valuable points General Saab raised. The point that I would like you to deal with, which flows from some of the issues raised by General Katoch, which is हिंदुस्तान के साथ जो हर वक्त एक नेगेटिविटी की जनरल साहब ने कहा पीपल टू पीपल रिलेशंस आर गुड. यू सी एट व्हाट लेवल? सारी की सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेती है, हमारे बच्चे जाते हैं वहां पढ़ने, उन सबको इंडिया बैशर, हिंदू बैशर बना के भेजते हैं. टेल मी वन हु हैज गॉन इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस जिनमें ये सारा नैरेटिव मैन्युफैक्चर होता है. Tell me one who has come back sane. Tell me one, whether it's Amartya Sen or a Pratap Bhanu Mehta or a Ashutosh Varshney. ठीक ठाक रहे होंगे ये जब BA MA में थे, इतने पागल तो नहीं थे. But they turned them into professional Hindu bashers and by extension India bashers. So in that sense, we cannot say, because ye Audrey Truschke is not just a unique person who's
who's crazy and therefore she's forever bashing us. But that is the tone and tenor of Western universities. Now, I don't understand. अगर इनको कंटेन करना है चाइना, ये एंटी चाइना नैरेटिव तो नहीं करते. कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी बताओ जो एंटी चाइना चाइना बैशिंग करना ट्रेन करती हो चाइनीज स्टूडेंट्स को या अपने अमेरिकन स्कॉलर्स को. नहीं, बहुत डर के बहुत डिफरेंस से उनसे बात करते हैं. हमारे ऊपर ये कोड़े बरसाते हैं हर वक्त. तो ये क्या इनकी जियो पॉलिटिक्स है, क्या सेंस है? I can't understand. And as far as weapon purchase is concerned, we've been very good customers, even as far as that is concerned. और जहां तक चाइना की बात है, ये अमेरिकन पॉलिसी ही रही ना कि अपनी सारी इंडस्ट्री चाइना भेज दी. आज आप डी इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं. साइंस टेक्नोलॉजी को छोड़ के, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को छोड़ के, आप बताइए क्या अमेरिका अपने बाथरूम स्लीपर भी नहीं बना रहा, चाइना से आ रहे हैं. तो कोई, मुझे तो बहुत अकल की बात नहीं लगी that you have enabled China to become globally dominant, at least in the economic domain, which they are also, that economic power they are using to also become a military superpower, which India is not likely to be. We don't have that yen for power, do we, Pavan ji? आज का डिस्पेंसेशन जो है, टुडेज डिस्पेंसेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी मे हैव सीन इन द पास्ट. क्योंकि जैसा हमारा डायलॉग है वैसे ही हमारा इतिहास है. हमारी दो पैरेलल ट्रैक पे डायलॉग चला है, इवन इन जियोपॉलिटिकल स्पेस. एक आध्यात्मिक ट्रैक पे या सांस्कारिक ट्रैक पे, और एक कूटनीतिक ट्रैक पे. जो कूटनीति है वो है स्टेट क्राफ्ट, और जो आध्यात्मिक है वो है, लेट मी से, स्पिरिचुअल और स्ट्रेट फॉरवर्ड. और आज हमारा जो ट्रैक है वो ज्यादा कूटनीति की तरफ झुक रहा है. वो देश के लिए अच्छा है. नहीं तो अच्छे व्यक्ति को कई बार गुलाम बनाया जाता है. अच्छा व्यक्ति बहुत बार हारता है. मेरे पेरेंट्स मेरे को जब बताते थे कि राम अच्छे थे और इसलिए राम की जीत हुई, जब मैंने लाइफ और देखी तो मैं समझ गया कि राम की जीत इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो अच्छे थे. राम की जीत इसलिए, ज्यादा इंपॉर्टेंटली इसलिए हुई क्योंकि वो अच्छे योद्धा थे. सो हमें ये कूटनीतिक की तरफ जो बात है वहां से मैं बात उठा रहा हूं. और पहले 2 पॉइंट्स मैं जनरल साहब के सामने रखना चाहूंगा. जनरल साहब, अभी 257 पायन और 9K70 स्कैंडर, ये दोनों जो एक तो आर्टिलरी गन है और दूसरी मिसाइल है जैसा आप जानते हैं, ये दोनों अभी आई हैं कुछ ही टाइम पहले, ऑपरेशनलाइज अभी हुई हैं फिर से. और ये दोनों ही 1 से लेके 5 किलो टन 50 किलोमीटर से कम की रेंज पे फेंक सकते हैं. सो एक तो ये पॉइंट था सर जो मैं आपके सामने रखना चाहता था. दूसरा, जो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का कॉन्सेप्ट है, वो इस कूटनीति और आध्यात्मिक का जो मैं पॉइंट बोल रहा था, व्हाइट पावर एंड ब्लैक पावर, मेरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन में थोड़ी कमी आ गई. तो मैं कूटनीतिक और आध्यात्मिक या शराफत के साथ देश चलाना और कूटनीति के साथ देश चलाना, उसकी बात कर रहा था. सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर जोसेफ नाय का कॉन्सेप्ट है जो आपने बताया, और उसके वो मेरा मंशा वो नहीं था. एक पॉइंट आपका मेरे को बहुत अच्छा लगा, उससे मेरे को याद आया कि जब स्टालिन 1950s में पीक पावर पे था, तब माओ जेडोंग मॉस्को गए थे और उनसे दोस्ती करने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए. और स्टालिन ने बहुत जल्दी वो दोस्ती कैश कर ली थी और चाइना को कोरिया की वॉर में अपनी तरफ से लड़वा दिया था. 3 साल चाइना उनकी वॉर लड़ा, 40% जीडीपी वाइप ऑफ हो गया हर साल उसका. इसी जैसी एक और चीज भी हुई. अब
जो रोल्स थे वो पलट गए। अब जी उस पावर पे पहुंचे जिस पे स्टालिन था, और प्यूटिन उस पावर लेस पावर स्टेज पे पहुंचा कि उनका नंबर 2 बनने के लिए तैयार था। ही इज विलिंग टू प्ले एज जूनियर पार्टनर ऑफ रशिया ऑफ चाइना। उनके लिए आइसक्रीम भी लेके जाते हैं प्यूटिन। तो इस लेवल का उनका इंटरेक्शन था। और उनकी मीटिंग हुई बीजिंग में ओलंपिक्स के टाइम, और उसके 20 दिन बाद या 15 दिन बाद वो उतर गए यूरोप में, और उससे चाइना को फायदा हुआ। सो ये एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया था जो आपने बोला किरण जी बोल रहा हूँ, मधु जी, कि चाइनीज के साथ चाइनीज बीटिंग क्यों नहीं होती। तो उस पे मेरे को याद आया कि एक किंवदंती है इजराइल में। इजराइल में जब मदर से पूछता है बच्चा, माँ मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं मर गया हूं, तो वो कहती है जब मुट्ठी नहीं बना सको ना तो समझना मर गए। और सिमिलरली एक और किंवदंती है इंडिया में जो कहती है आगे वाली गाय को शेर खाता है। मतलब एक कल्चरल ईडियम है जो साहस सिखा रहा है, और एक कल्चरल ईडियम है जो सिकोड़ना सिखा रहा है। और जो मेजर जनरल साहब ने जो बात बोली कि ये सबमिसिवनेस अब जा रही है, और ये जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ एक ऐसी परिपक्वता आनी चाहिए जिससे हम एक सबमिसिव सोसाइटी से बेलिजरेंट सोसाइटी ना बन जाए, या ब्रिटिल ना बन जाए अपने इंटरैक्शंस में। बहुत सॉलिड रेजिलियंस आनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट आपने जो बोला कि अमेरिका ने चाइना को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, यस, इसके पीछे भी एक इतिहास है जिसके बारे में भी जनरल साहब ने सूचक दिया। जब 1971 में हाँ पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई, और उनकी यूएस की 7th फ्लीट हमारे इंडियन ओशन की तरफ आई, आइडिया ये था कि बॉम्बे को बॉम्ब किया जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब भी पटक सकते हैं लेकिन बॉम्बिंग श्योर होगी। उस टाइम पर रशियन सबमरीन उठी, और रशियन सबमरीन उसको चैलेंज करने के लिए गई कि अगर तुमने वहां पर बम पटका तो हम तुम्हें चैलेंज करेंगे या खत्म करेंगे। वो एक ऐसा स्टेज था जिससे जो स्याही निकली उससे बांग्लादेश क्रिएट हो गया, और हमारा नाम एज अ विजेता स्वर्णिम अक्षरों में छप गया। लेकिन जीत की भी कॉस्ट होती है। जीत की कॉस्ट क्या थी? जीत की कॉस्ट ये थी कि अमेरिका ने सोचा कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप हम नहीं कर सकते, और उन्होंने पार्टनरशिप का हाथ चाइना की तरफ बढ़ा दिया। और कुछ सालों बाद जाके वो चाइना हमसे बहुत बड़ा हो गया और उनको भी आंखें दिखाने लगा। तो स्ट्रेटेजिकली मैं कहूंगा कि ये गलती थी, और इसका ये इतिहास है। मधु जी। थैंक यू पवन जी। जनरल साहब, will you handle the question that I posed? अमेरिका की हम क्या कर रहे हैं? There's no doubt. I agree with both of you that India is playing a much safer, a more astute game, and they're not aligning themselves on the side of war either with Russia or in defending Ukraine, which is, keeping a very balanced position on that. पर ये अमेरिका की अकल मुझे समझाइए, बेअकली जो मैंने कहा था, why is it that they've got this angst against the Hindu civilization? I'm sure if Islam took over all of Hindustan, they will have no problem. अगर यहाँ एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान बन जाए तो खुश हो जाएंगे। ये क्या सोच है?
Is this even in their own self-interest? That's my point. या जो Madhu ji, इन्होंने may इराक I, में किया, was it in their self-interest? I can't make sense of it. Madhuji, I want to talk about certain Indians who have gone to the United States. उसका जिक्र भी आपने किया, आपने कुछ नाम लिए. The question was, I want to get into the political dialogue now because in my view, it is important to understand that politics which has played out in India for a very long time and which now there is a counter narrative. The Indian narrative has been for a very long time, the political narrative I'm talking about, you win the Muslim vote and divide the Hindu vote. Now, that was the narrative. And if any party which was successful in doing so, if you could split the Hindu vote and unite the Muslim vote, you would win the elections. So we handed over power in a sense. When we are looking at our educational institutes, when you're looking at our polity, even when Indira Gandhi came to power, certain ministries, they were handed over to the left Islamist combined. And it was those people which went to the universities abroad in the 50s and the 60s. Of course, JNU was formed later. JNU was the product of the 60s. But even from the 50s onwards, this philosophy, which, the people who were trained abroad, they were only those people who were sent who had a particular bent of mind. It was a deliberate decision. So we have today hundreds of these people who call themselves very great scholars, but unfortunately, you see, and they call themselves liberal, but I have never viewed them as liberal because my definition of a liberal is different. My definition of a liberal is a person who may have his own views, but who is prepared to listen to the views of others. That India's left, India's Islamists are not prepared to listen to the views of others. It is either their way or the highway, and Indian polity was ruled by that. And because that polity was ruled by that, it was that lot which went to the United States. It is those people who are advising the government of the United States. I don't think it is a policy of the US government. It is a policy of the Indians who went there, which is why even in 2014, when Mr. Modi was the chief minister of Gujarat and when the elections had not taken place, I was the director of the Indian Army think tank. And when the two very senior think tanks came to us, and I told them, why are you censoring the chief minister of Gujarat? I said, he will be our future prime minister. And they said, that time even the election hadn't been announced. And they laughed and they said, no, he will never get there. We have spoken to all the people. You see, that was the closed mindset. They were not prepared to listen to what is happening on the ground. And that ecosystem is what is breaking today. And I'm very glad it is breaking. I'm not an advocate for any particular ecosystem. I'm an advocate for open thought. You see, I'm very happy to hear Pavan's thoughts. I'm very happy to hear your thoughts. I have got my thoughts. I will never put myself into a situation by which I say, Madhuji, you cannot say this. It is unacceptable. It is acceptable. Our views may differ, but I, as an individual, as a person who believes in what is actually liberal, my liberalism says, I respect your right to think. I respect your right to advocate what you think. I may not agree with you, but I respect that right. India's left and the Islamist lobby does not accept that right, and they have been ruling the roost for many, many years in India, which is our problem. The problem is not with the United States. The problem No, is I with differ the with you. so-called intelligentsia. General Saab, I think I'd like this point sorted out before we close, which is that the left and the Islamists rule the roost because they get patronage from for American and European universities. It's a fact that if you want a scholarship to study in America in the humanities or in the social sciences, Oxford जाना है, Cambridge जाना है, any of the Ivy League universities, कहीं भी अब तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही है, आपको लेफ्ट और प्रो इस्लाम होना निहित है. I've experienced it firsthand. They do not actually not only not welcome you, they harass you and hound you out of the system if you're not a self-loathing Hindu. That's the bottom line. और क्योंकि वहां से डिग्री लेके आते हैं तो यहाँ पे धड़ल्ले से फिर
सारी इलीट यूनिवर्सिटीज पे कब्जा करके बैठ जाते हैं वो डिग्रीज के आधार पे। और जिस दिन अमेरिका ने वो पेट्रोनेज बंद कर दी, अब देखिए आप, ये पहले इंडियन स्टडीज हुआ करती थी, उसको साउथ एशियन स्टडीज बना दिया, सो दैट वी आर नाउ एट पार विद दैट जिहाद launch pad called Pakistan. You know, it's a way to shrink us. But more importantly, tell me one Pakistan basher or Islam basher that American universities have produced. Not one. But I can give you list of a whole assembly line of Hindu bashers that they produced. ठीक भले अच्छे भले लोग भी जाते हैं, उनका दिमाग खराब करके भेज देते हैं. So it's very deliberate policy. And as I said, they don't produce China bashers, they don't produce Pakistan bashers, they only produce Hindu bashers. And that is what gives them additional clout. जिस दिन ये लोग अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में इनका क्लाउड खत्म हो गया, इंडियन यूनिवर्सिटीज में भी ये अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे क्योंकि इतना कचरा पढ़ाते हैं. बट इसमें हमारा भी दोष है, पर उतना उन पावर सेंटर्स को हम अगर फिक्स नहीं करते उनकी पॉलिटिक्स in the way that China does, it just doesn't allow anti-China discourse or narrative to dominate American politics, no matter what they do. And it's because they are feared. We want to be liked. You know, we don't believe in exercising power, and I'm saying that really is what needs to be fixed in the way we are handling our affairs vis-a-vis the West. Madhuji, I totally agree with everything you say, but I just have this to say. One, the system is changing now. That is one. Number two, you see, who are the people whom we are sending? They were sent by Indian money, paid for by the government of India. There. So the Indian government has spent that money, and it has taken a very long time to change this ecosystem, which we still haven't been able to do. It is so deeply entrenched in our universities. And when we look at, say, a great institution like the JNU, you see the science department. It is excellent, but you see the humanities, you see, that is where the problem lies, because it was infested with people who were of a particular bent of mind, and only they could get in. And I'm afraid we perpetuated that system in India. It has taken a very long time for the present dispensation to try to change that system. I don't think the system has still changed. Perhaps over the next 5 to 10 years, it will change. But I will repeat my earlier statement. The left Islamist combine is not liberal. They are the most illiberal psychopaths which I have seen. I'll use these words very, very deliberately. They don't accept anybody else's views. And that is why I call them illiberal. Because the liberal person, as Voltaire very famously said, you know, I disagree with everything you say, but I will fight to the death for your right to say it. Now, the day the ecosystem in India changes to that extent, then we will truly be free. I don't think the West wants us to be free because they're using these forces to keep India divided, knowing fully well the potential of India, that a strong, united, powerful India will be a challenge to the West, will be a challenge to their economic dominance. And they don't want that. They are still thinking of you as a slave nation, a nation which they have ruled earlier and which they would like to continue to rule, which is why the fissures they will continue to create. It is up to us to break those fissures. Madhu ji. Sure, it is indeed up to us to break those fissures. पर मैं अभी भी मेरे समझ से बाहर है, और ये सवाल मुझे सताता ही रहेगा. हम तो जो है सो हैं, हमने जो गलतियां की सो तो हम दिन रात उनका रोना रोते हैं. पर अमेरिका की क्या अकल है जो हिंदुस्तान से और खासकर हिंदू सिविलाइजेशन से इतनी खार खाते हैं कि हर वक्त तैयार करते हैं पूरी की पूरी फौज वहां से हिंदुस्तान को और हिंदू धर्म को और हिंदू सिविलाइजेशन को डिमोनाइज करने की. And it's not even merited. Why? They are very happy and comfortable with Islamofascism. वो लिबरलिज्म का उनके लिए मापदंड बन गया. ये एक पजल है. किसी दिन
कोई तो मेरे को ये इसके जो डायनामिक्स हैं ये समझा पाएगा. Now I'll allow, I mean, I'll invite both of you for your concluding comments before we close this program. Pavan ji? So on this note only, Madhu ji, I would like to say कि ये बात आपकी बहुत सही है कि हम अगर सेल्फ लोडिंग करेंगे तो दूसरे को बहुत बड़ा मौका मिलता है, और हमें ये भी समझना पड़ेगा ये सेल्फ लोडिंग आती कहाँ से. जब नरेटिव सेट हो रहा था तब कि ये भारतीय लोग हैं, ये कमज़ोर हैं, ये गंदे हैं, ये इनकेपेबल हैं, तब हमने ऑब्जेक्ट नहीं किया. आज नरेटिव, जैसा कि जनरल कटोच कह रहे थे, वो चेंज हो रहा है. हमें उस चेंज होते नैरेटिव को और सपोर्ट करना चाहिए, और सत्य के आधार पे उस नैरेटिव का निर्माण होना चाहिए. दूसरा, आपने जो बोला डिग्रीज का, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे. जो वेस्टर्न डिग्रीज हैं ये ओवररेटेड है. मेरे पास है भी नहीं, इसलिए भी मैं थोड़ा सा उसको अटैक कर रहा हूँ. लेकिन मैं जरूर ये कह रहा हूँ कि बहुत ओवररेटेड है. हमारे पास इस तरह की अलौकिक प्रतिभाएं डोमेस्टिक डिग्रीज लेके यहाँ से पैदा हुई हैं, जैसे ओशो वगैरह. तो हमें सोचना चाहिए कि आज के डेट में क्या उनके पास सबसे बेहतर टीचर है, और अगर हैं तो फिर आप उनको अनअकैडमी के बेस्ट टीचर से कंपेयर करिए, तो आपको ऑलरेडी दूध का दूध और पानी का पानी होएगा. सो डिग्रीज ओवररेटेड है, बिल्कुल सही है. और अल्टीमेटली जो आप कह रही थी कि क्योंकि हम अलाउ करते हैं, चाइना अलाउ नहीं करता. चाइनीज व्यक्ति को या चाइनीज कल्चर को आप अटैक करो तो चाइना अलाउ नहीं करता. हम अलाउ करते हैं तो हमारे साथ होता है, और पीछे पहले लिखा भी हुआ. तो मेरा उसके लिए ये उत्तर है कि वीर भोगे वसुंधरा, ताकतवर भोगे वसुंधरा, और समझदार भोगे वसुंधरा. अगर हम वीर, ताकतवर और समझदार होंगे, जैसा कि ये गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, कहीं कहीं पर फेल भी हो रही है, कहीं कहीं पर अतिरेक भी हो रहा है, लेकिन अगर वो साहस के साथ, समझदारी के साथ और ताकत के साथ आगे बढ़ेगी तो आई एम श्योर ये हमारी लाइफ टाइम में ही ये चेंज नजर आएगा. आजकल मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस जो बढ़ी है हमारी इंडिया की पिछले 6-8 महीने में, ये मेरे दिल को बड़ा सुकून देती है और एक आशा भी पैदा करती है उसमें. मधु जी? वो भी सही है. योर कंक्लूडिंग कमेंट्स जनरल कटोच. पर देखिए, वेस्टर्न मीडिया में इतनी नेगेटिव पोर्ट्रेयल है मोदी जी की. जितनी मर्जी वो जफ्फियां डालें, माय फ्रेंड ओबामा से, माय फ्रेंड बराक से, माय फ्रेंड ट्रंप से, इतनी नास्टी नैरेटिव है मोदी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में, हिंदुओं के बारे में. हम क्या हैं, हम नालायक हैं, वो हम दिन रात अपने को कोसते हैं. आई एम नॉट टुडे इंटरेस्टेड इन दैट. आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन जो अमेरिका का सिर फिरा पॉलिटिक्स है. व्हाई डू दे चूज देयर फ्रेंड्स सो पोअरली? अब जैसे यहाँ पे भी नेटो, और नेटो को भिड़ा दिया रशिया के साथ, जो इस वक्त आपको तंग नहीं कर रहा था, खामखा आपको वेपन्स ही बेचने हैं. तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं पवन जी? या मैडम, मधु जी, आपने बहुत ही दिल के पास मेरा पॉइंट रखा है. वो ये जो है ना, आपने बोला कि हमारा मीडिया जो है उसको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा. अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, अरे मैं तो वॉशिंगटन पोस्ट पे फोकस करना चाह रही हूँ. हमारा मीडिया सुधर जाए. जिस दिन वॉशिंगटन पोस्ट ने हमारे गुणगान करने शुरू कर दिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारे गुणगान शुरू कर दिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की औकात नहीं होगी कि वो नेगेटिव नैरेटिव फैलाए झूठ के आधार पे. द पॉइंट आई रियली वांट अस टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग विद द अमेरिकन माइंड. पवन जी, हमारे साथ क्या है वो हमें मालूम है. हमारी 100 नुक्स हैं, बट अमेरिका क्यों पगलेट है? मधु जी, हमारे बारे में खबर हमारे घर से निकलती है. नहीं. जब फॉर एग्जाम्पल बराक ओबामा आते हैं यहाँ पर और नरेंद्र मोदी जी उनको बराक कहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को वो नरेंद्र बोलते हैं, तो हमारा मीडिया शुरू हो जाता है, कहते बराक कह दिया, बराक कह दिया, तो क्या कहें, बराक जी कहें.
और जब वो फॉर एग्जाम्पल चाइना का नाम, Pavan ji, I would like you to stick to the issue at hand. That our media is not like, we know that. That our education system is a disaster, so we cannot say we are the best. No, we are among the worst as far as our education system is concerned. Now, I'm saying हम रोज अपनी नुक्स निकालते हैं, वो निकालते रहेंगे. As a society, as a civilization, we've been non aggressive. We pose no threat to anybody, not even to tiny Maldives. हमने उनको भी कभी धमकाया नहीं. और अमेरिका को धमकाना या आंख दिखाना तो बहुत दूर की बात है. इनका क्या दिमाग है, अमेरिका के दिमाग में कौन सा कीड़ा है, that they don't choose their friends wisely. They prefer a terror launch pad like Pakistan as its closest ally over India, which could be a real asset for them and has been an asset for them. Just as they are needlessly needling Putin towards an escalated war which could destroy the world. Why? वो क्यों पागल हैं? हम तो हैं सो हैं. उनके पागलपन का बारे में मैं उतना नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं अभी यहाँ पर चुप होता हूँ और I'll pass on the microphone to General Katoch for his final comments. Madhu ji. Right, Madhu ji, it is very difficult to actually get to the real motives of the United States. लेकिन मैं in my own view, from what I've studied of the United States, they keep their commercial interests and their other interests at the top level. So if they have got a commercial interest, अगर किसी साउथ अमेरिकन देश के साथ है और उसका लीडर जो है वो उनके रास्ते पे नहीं चल रहा है, वो लीडरशिप डिस्पोज करने के लिए they will commit any amount of human right violations so long as it suits their economic and political narrative. भारत के साथ उनकी वो नैरेटिव नहीं चली बिकॉज उनका दुश्मन सोवियत यूनियन था और पाकिस्तान उनके लिए एक फ्रंटलाइन स्टेट बन गया. जैसे ही वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, they discarded Pakistan, but then the Taliban problem came in, which was also partly the creation of the United States. Again, Pakistan became a frontline state. I don't think Pakistan is going to be a frontline state anymore. और जैसे ही भारत की ताकत बढ़ती जा रही है, एक्सेप्टेंस अमेरिका की तरफ से आती जाएगी. But India has to stand up now. India cannot be apologetic, which is why I love the present leadership. The Prime Minister is very focused, the External Affairs Minister is very focused. अभी जाके जो राइसीना डायलॉग में जो स्टेटमेंट दिए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से और एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्री की तरफ से, I think that reflects the new India. And the last point which I want to give, not so much of the politics. I'm an old man now, I'm on the other side. Please see the youth of India, our young boys and girls. My God, they are the best in the world. I have got no hesitation in saying so. The day Indian bureaucracy can loosen its stranglehold over India and try to control everything and let our energies flow, we are going to be the greatest power on this earth. So the problem is not outside. In my view, the problem is inside. How do we get to that stage by which our energies can be correctly harnessed without being controlled by a very interfering bureaucracy? And once we do that, I think the young people of India will take us where we want, regardless of what any other country can do. I have great faith in this nation, but more importantly, I have faith in our scriptures. You see, in our heritage, our cultural heritage, and ultimately, I have great faith in the youth of India. We will be there. I have no doubts about it. So with that, I will close whatever little bit I had to say. Jai Bharat. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, General Katoch. And since you have great faith in our cultural heritage, I hope those who are at the helm of affairs in India, कम से कम वो कल्चरल हेरिटेज को हमारे एजुकेशनल क्यूरिकुलम में तो जगह दे दें और हमें जो ग्लोबली क्या किस माइंडसेट से लोग चलते हैं उसकी समझने की जो मैं मैकियावेलियन तो नहीं कहूंगी पर चाणक्य नीति. We don't understand our enemies as well as we need to. It's 1,000 years of brutalization at the hands of Islam.
and we still don't understand the Muslim mindset, the Islamic doctrine, what it does, and where should we be placing ourselves vis-a-vis it as a policy of self-defense. तो ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम की जो कमियां हैं वो बहुत ज़रूरी हैं अगर हमने दुनिया को समझना है ठीक से. हम बहुत सेल्फ इन्वॉल्व रहते हैं. ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है शायद पहली बार हम देख रहे हैं. both of you are right that our prime minister has taken a quantum leap in his understanding of global power structures, and he's trying to position India much better than it ever was before. That's evident. But even then, I think I'm not sure we understand the world as well as, for example, the way China handles global powers. The amount they study the world, their vulnerabilities, we don't. I don't know whether, for example, our diplomats learn languages. How many of our diplomats learn even languages of our neighboring countries? कितने हैं जिन्होंने थाई भाषा पढ़ी होगी, मलेशियन में फेमिलियर है, या अफगानिस्तान में पश्तो या दरी, ये भी बहुत कम है शायद. तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है. But I enjoyed listening to both of you, and the optimism both of you are exuding, that needs to be the way we face the world. Thank you, Pavanji, and thank you, General Katoch, for your time and for your insights. And viewers, thank you for staying with us for about 1.5 hours. And I would like to thank Srinivas Rao for his support. और जो भी आपको feedback देना हो, अब तो मैं wind up कर रही हूँ. Please feel free to send me through email, and do like, share, and subscribe to this channel. And feel free to write to me at this email, editor@manushi-india.org. इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा लेते हैं आपसे. शुभ रात्रि. वंदे मातरम.